आप जरा सोच कर देखिए कि ये आधी रात का वक्त है। आप अकेले फुटपाथ पर दिन भर की हड्डी तोड़ थकान के बाद गहरी नींद में सो रहे हैं। सड़क के ठंडे और गंदे पत्थरों पर आपकी सांसें नींद की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। लेकिन तभी आपके कानों में एक आवाज आती है, खिच खिच खिच। जैसे कोई बहुत भारी लोहे के किसी सामान को किसी खुरदरी कंक्रीट पर घसीटता हुआ ठीक आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। पल भर में आपको लगता है कि शायद ये कोई बुरा सपना है। जल्द ही आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि इतनी डरावनी आवाज तो हकीकत नहीं हो सकती। पर वो आवाज रुकती नहीं है, अब और करीब आती है। आपकी पीठ पर एक ठंडी सिरहन दौड़ जाती है, जैसे कोई बर्फीली सांस आपके कान में फूंक रहा है। वो आवाज आपके नाम को पुकार रही है। आप हड़बड़ाकर अपनी आंखों को खोलते हैं और आपकी आंखों के ठीक सामने एक साया खड़ा होता है, नग्न शरीर पे, जिस पर पसीने और पुराने सूखे खून की भयानक सड़ान बसी है। उसकी आंखों में मरघट जैसा सन्नाटा है। वो कुछ नहीं बोलता, बस अपनी गर्दन को धीरे से एक तरफ झुकाता है और इससे पहले कि आप चीखते, वो उस रॉड से पूरी ताकत से आपके खोपड़ी पर हमला कर देता है। झटा धड़ा धड़ा। आपकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती है। रमन राघव यही क्या करता था। रमन राघव कोई इंसान नहीं था। वो मुंबई की गलियों से निकला वो साक्षात शैतान था, जिसने पूरे महानगर की रातों को कब्रिस्तान में बदल दिया था। मुंबई की वो रातें आज भी उन बुजुर्गों को याद हैं जो उस दौर में विले पार्ले या फिर माटुंगा की उस गलियों से गुजरते थे। उस समय मुंबई में बिजली की वैसी चकाचौंध नहीं थी जैसी आज है। स्ट्रीट लाइट्स उस दौर में पीली और हल्की हुआ करती थी, जो परछाइयों को और भी लंबा और भी डरावना बनाती थी। और रमन इसी धुंधलेपन का फायदा उठाता था। वो कोई ऐसा अपराधी नहीं था जो पैसों के लिए कत्ल करता। उसे आपके बटुए या फिर आपकी घड़ी से कोई लेना देना नहीं था। उसे बस आपकी वो जो खोपड़ी टूटने की आवाज आती, ठक, उस आवाज से उसे प्यार था। वो आवाज उसे रोमांचित करती थी जब किसी का खोपड़ी खुल जाती थी। वो उस दौर की मुंबई का वो काला सच था जिसे पुलिस भी अपनी फाइलों में अनसुलझा श्राप कहने लगी थी। रमन राघव की दरिंदगी की जड़ें तमिलनाडु के उस छोटे से गुमनाम गांव में छिपी थी, जहां 1929 में एक बच्चा पैदा हुआ था। एक ऐसा बच्चा जिसे पालने के लिए प्यार नहीं बल्कि बेहिसाब नफरत और लात घूंसे मिले। रमन के पिता एक हिंसक शराबी थे जो जानवरों की तरह उसे पीटते थे। घंटों वो बच्चा अकेले रहता। धीरे धीरे उसके मन में इंसानों के प्रति संवेदनाएं मर गई। वो मरे हुए जानवरों के अंगों को काटकर उनके साथ खेलता और अक्सर घर की दीवारों से ऐसी बातें करता जो किसी और को सुनाई नहीं पड़ती। उसके भीतर का वो बच्चा उसी समय मर गया था और उसकी जगह एक ऐसे राक्षस ने ली थी जिसे सिर्फ खून की गंध ही जीवित महसूस कराती थी। जैसे जैसे वो जवान हुआ, उसका ये क्रोध एक भयानक मानसिक बीमारी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में बदल गया। घर की महिलाओं के साथ उसकी हैवानियत ने उसे अपनों से भी काट दिया। जब वो बंबई पहुंचा तो यहाँ की सड़न और गरीबी ने उसके दिमाग को पूरी तरह बीमार कर दिया। उसके मन के भीतर एक अलग सा ब्रह्मांड बन गया था, जहां वो खुद को सर्वशक्तिमान शक्ति का मसीहा समझता, जिसके लिए हर इंसान सिर्फ मांस का एक बेजान टुकड़ा था जिसे खत्म करना उसका फर्ज था। वो अक्सर फुटपाथों पर रहने वाले उन लोगों को देखता जो चैन से सो रहे होते,
और उसके मन में एक ही विचार आता कि ये लोग इतने शांत कैसे हो सकते हैं। उन सोए हुए चेहरों को अपनी रॉड से बिगाड़ देना चाहता था। साल 1965 से लेकर 1968 के बीच मुंबई की सड़कों पर ऐसा खौफनाक मंजर था कि लोग दिन के उजाले में अपनी परछाई से डरने लगे थे। वडाला और सायन जैसे इलाके में हर सुबह एक ऐसी लाश मिलती जिसका सिर रॉड से इतनी बुरी तरह कुचला गया होता कि चेहरा पहचानना नामुमकिन था। खून की वो लोहे जैसी गंध मुंबई के पुलिस थानों के हर कोने तक पहुंच गई थी। उस दौर में डिप्टी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने जब जांच संभाली तो शहर एक बड़ी जेल की तरह लगने लगा। पुलिस ने करीब 2000 संदिग्धों की एक विशाल लिस्ट तैयार की। ये मुंबई पुलिस के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे थका देने वाली जांच थी। हर उस आदमी को पकड़ा गया जो मानसिक रूप से अस्थिर था या जो सड़कों पर आवारा घूमता पाया गया। पुलिस ने एक ऐसा विशेष दस्ता बनाया जिसका काम सिर्फ रात में फुटपाथों पर सोना था। सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी रात भर सिर्फ पत्थरों पर लेटे रहते और अपनी आंखों में नींद लिए मौत का इंतजार करते ताकि वो कातिल उन पर हमला करे और वो उसे रंगे हाथों दबोचे। लेकिन रमन किसी शातिर शिकारी की तरह काम करता था। उसे पता था कौन असली सो रहा है, कौन नाटक कर रहा है। वो उन्हीं पुलिस वालों के ठीक बगल में बैठकर बीड़ी पीता जो उसे शहर भर में ढूंढ रहे थे। उसकी नग्नता और गंदा हुलिया उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गए थे, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना घिनौना दिखने वाला भिखारी मुंबई का सबसे बड़ा सीरियल किलर हो सकता है। पुलिस की फाइलों में दर्ज है कि रमन कई बार उन पुलिस चौकियों के बाहर आराम करता पाया गया जहां उसकी गिरफ्तारी की योजना बनाई जा रही थी। रमन के शिकार वो लोग थे जो सिर्फ चैन की नींद सोने की उम्मीद में थे। एक रात की बात है, एक गरीब मजदूर जो अपने परिवार को गांव में पैसे भेजने के हसीन सपने देखते हुए सोया था। सुबह उसकी लाश को देखकर सभी की आंखें फटी रह गई, जैसे वो अपने आखिरी पल में साक्षात काल को देख रहे हैं। वो मंजर इतना डरावना था कि पुलिस वालों को भी उल्टियां हो गई। कई दिनों तक खाना नहीं खाया। रमन को किसी बूढ़े या बच्चे पर भी तरस नहीं था, उसे खून की प्यास थी। वो शिकार के पास दबे पांव पहुंचता और एक ही बार में सब खत्म कर देता। कत्ल के बाद भी वहां से भागता नहीं, लाश के पास बैठता, अपनी रॉड को साफ करता जैसे कोई कलाकार अपनी ब्रश को साफ कर रहा। वो लाशों के पास बैठकर उन्हें देखता रहता जैसे अभी भी सुन पा रहा हो। बताया जाता है कि लाशों के पास बैठकर उसने खाना भी खाया। ये बताता है कि उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। लाशों को छूता, बातें करता। पुलिस को जांच में कई ऐसी जगहों पर रमन के पैरों के निशान मिले जहां लाशें कई घंटों तक पड़ी रही। यानी रमन कत्ल करने के बाद भी आसपास रहा, पुलिस के आने का इंतजार करता रहा ताकि वो देख सके उसके काम का असर क्या हो। गिरफ्तारी के बाद रमन राघव ने हफ्तों तक अपनी जबान नहीं खोली। वो जेल के अंधेरे में लॉकअप में फर्श पर पड़ा रहता, हवा में अजीब अजीब तरह से हाथ हिलाकर अदृश्य आवाजों से बातें करता जो सिर्फ उसे सुनाई पड़ती। पुलिस ने उसे हर तरह से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर बना रहा। अंत में जब उसे उसकी पसंद का खाना, मुर्गा और शुद्ध घी दिया गया और सामने एक आईना रखा, तो रमन ने आईने में खुद को देखा और ऐसे मुस्कुराया जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया। मुस्कुराहट किसी इंसान की नहीं थी, एक शैतानी चमक थी जिसे देखकर पूछताछ करने वाले अफसरों की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसने आईने में खुद को देखते हुए कहा, ये मेरा असली चेहरा है, बाकी सब तो मांस के लोथड़े हैं। बड़े चाव से मुर्गा खाते हुए अपनी उंगलियों पर लगे मसाले और सूखे खून के दागों को चाटा और ऐसी डरावनी हंसी हंसी जिस सुनकर कमरे में मौजूद अफसरों का खून जम गया। उसने लोहे की रॉड की तरफ इशारा किया जो पुलिस ने बरामद की और बस इतना कहा, ये रॉड मेरी आत्मा है, जब तक ये नहीं टूटती मैं जीवित महसूस नहीं करता। उसने हत्याओं की ऐसी कहानियों का विवरण किया जैसे वो किसी तीर्थ यात्रा की कहानी सुना रहा हो। हर कत्ल उसके लिए उपलब्धि था।
जब रमन को पुणे की यरवदा जेल भेजा गया तो वहां के कैदियों के बीच खौफ फैल गया। यरवदा जेल के पुराने संतरी और कैदी आज भी किस्से सुनाते हैं जिन्हें सुनकर कलेजा मुंह को आता है। जेल के कैदियों ने बताया कि रात में उनकी कोठरी के बाहर किसी की सांसें सुनाई देती थी, धीमी, भारी, डरावनी सांसें, जैसे कोई शिकार का इंतजार कर रहा हो। जेल के कई हिस्सों में अचानक ताजे खून की बू आने लगती, जबकि वहां कोई खून नहीं था। रमन राघव रात को भी सोता नहीं था। वो कोठरी की दीवारों पर पागलों की तरह नाखून रगड़ता रहता, जिससे उसकी उंगलियां और दीवारें लहूलुहान हो जाती। वो अक्सर चिल्ला चिल्ला कर कहता कि उसे कोठरी में अकेले रहने के बावजूद भी ऐसी रूह दिखाई देती है जो उससे अपने कत्ल का हिसाब मांगती है। जेल के सन्नाटे भरे गलियारों में अक्सर खिच-खिच की वो पुरानी आवाज आती, जैसे कोई अपनी लोहे की भारी रॉड को पत्थर के फर्श पर घिसटते हुए आ रहा, जबकि रमन को सलाखों के पीछे मोटी जंजीरों में बांधा गया था। उसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि वो अक्सर जेल के संतरियों से कहता, आज फिर से ऊपर वाले का बुलावा आया, आज फिर किसी की बलि चढ़ेगी। उसे खाना खिलाने वाले कर्मचारी उसकी कोठरी के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उसकी आंखों में भयानक डर, खालीपन उन्हें डराता था। रमन की आधिकारिक मौत 2 जुलाई साल 1991 को किडनी फेलियर की वजह से पुणे के ससून अस्पताल में हुई। उसे यरवदा जेल से वहां लाया गया था क्योंकि उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसकी मौत के साथ मुंबई के अपराध का एक काला अध्याय कागजों पर खत्म हो गया, लेकिन सवाल क्या वो मर गया? आज भी मुंबई की किसी गली में अगर आप देर रात अकेले चल रहे हैं और पीछे से लोहे के घिसटने की वो ठंडी आवाज सुनाई दे तो मुड़ना मत, भाग जाना। वो डर आज भी मुंबई की उन पुरानी और तंग गलियों के सन्नाटे में जिंदा है। आज भी जब हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है या दूर कहीं लोहे के रगड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है तो लोग सहम जाते हैं। रमन राघव का शरीर भले मिट्टी में मिल गया, पर उसकी वो सनक, वो रॉड की आवाज आज भी इस खौफनाक दास्तान को सुनने वाले हर इंसान के कान में गूंजती है। वो एक शिकारी था जो कभी नहीं थकता और जिसकी रूह शायद आज भी उन अंधेरों में अपना ठिकाना ढूंढ रही है। वो लोहे की रॉड आज भी तैयार है। वो नग्न साया आज भी उन गलियों में भटक रहा जहां रोशनी नहीं पहुंचती। अगली बार जब आप अकेले हों और आपको लगे कोई आपको देख रहा है, आपकी पीठ पर ठंडी सिरहन मौजूद हो, तो रफ्तार बढ़ाएं। फिर रमन कभी वहीं सोता था। हो सकता है आज भी कोई रमन वहीं आपका इंतजार कर रहा हो, वही आवाज।